Welcome to SSC Smashers वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट 2021 जो ह्यूज वैकेंसी लेकर आए हैं उसी का एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन के तौर पे हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 2013 के क्वेश्चन पेपर के सारे मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर वीडियो सिर्फ बंगाली में नहीं हिंदी में भी डिस्कस कीजिए ताकि सारा स्टूडेंट को समझ में आए। तो हम कोशिश करेंगे ये जो 2019 के मेंस के पेपर है ये बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बंगाली में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। और हर क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ डिटेल सोल्यूशन के साथ समझाया जाए ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 मेंस के फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक रीजनिंग है जिसमें फिगर तो दिया हुआ है और आपको अंत वाला फिगर आपको निकालना है जहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि पैटर्न आपको ढूंढना होगा। तो पैटर्न देखिए, सबसे पहले फिगर को देखेंगे तो देखिए सब 45 डिग्री करके रोटेट कर रहे हैं, राइट। 45 डिग्री करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मतलब घड़ी का जो डायरेक्शन है, कांटा का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में जा रहा है, राइट। तो और एक चीज़ आपको और एक चीज़ देखना होगा कि ये जो फिगर है देखिए छोटा जो राइट एंगल मतलब जो छोटा जो एक ट्रायंगल है ये देखिए हर फिगर में नेक्स्ट फिगर में देखिए उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार डाउनवर्ड हो रहा है और एक बार अपवर्ड हो रहा है। तो हम लोग पहले देखें ये डाउनवर्ड था, अपवर्ड हो गया। आप देखिए राइट साइड में है तो फिर देखिए डाउनवर्ड हो गया, अब फिर अपवर्ड हो गया तो अब क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये तो पता चल गया कि आंसर में डाउनवर्ड होगा। और अभी एंगल देखना है तो ये देखिए ये वेस्ट साइड में चला गया तो अब 45 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये आ जाएगा आपका साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपका फिगर आ जाएगा साउथ वेस्ट और डाउनवर्ड में रहेगा, मतलब ऐसा होगा फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि कोनो क्रिकेट खिलाड़ी सप्तदश बारे मतलब 17th टाइम जब खेला है तब 85 রান किया है। 17 টাইম যখন খেলেছে তখন 85 রান করেছে এবং তার এভারেজ হয়েছে আগের 16 ওভারের রানের গড়ের অপেক্ষায় 3 বেড়ে গেছে। তাহলে 17 ওভার খেলার পর তার রানের গড় কত ছিল। क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 17th इनिंग्स में कुछ रन किया है जो हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो रन किया है उस रन करने के चलते आने पिछले 16th इनिंग्स तक 16 बार जब उसने खेला है तो उसका जो भी एवरेज था वो एवरेज 3 इंक्रीज कर गया है। अब बोलिए हर इनिंग्स में 3-3 करके इंक्रीज किया है तो पिछला 16 इनिंग्स में उसने कितना रन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो 16 into 3 मतलब 48 रन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। और उसने जो क्रिकेट खिलाड़ी जो था वो 17th टाइम जब खेला है 17th इनिंग्स में उस समय उसने रन कितना किया है वो भी दे दिया है, यहाँ पर 85 रन किया है। अब बोला है कि 17 बार खेलने के बाद उसका गढ़ कितना होगा। तो हम लोग को पता है एवरेज हम लोग कैसे निकालते, जो अब 85 रन में आपने 48 रन तो आपने पिछला 16 इनिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि एवरेज में क्या होता है हर इनिंग्स को बराबर किया जाता है। तो जब 48 आपने माइनस कर देंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 37, क्योंकि 85 में से 48 अपने 16 इनिंग्स में दे दिए 3-3 करके ताकि सारा इनिंग्स का एवरेज सेम आ जाए। आप खुद के लिए भी 3 रख दिए होंगे तो 85 में से 48 अपने दे दिए 16 इनिंग्स में तो आपको 17 वाला इनिंग्स में कितना बच गया 37। और यही 37 क्या होगा हर इनिंग्स का 1 से लेके 17 इनिंग्स का एवरेज हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी मतलब 37। ओके, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के। और नेक्स्ट सवाल हम पहले बंगाली में बोल देंगे क्वेश्चन को और फिर हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों तरह का स्टूडेंट को समझ में आ जाए। बोलছে একটি গরু ও ঘোড়ার মোট মূল্য 2400। ঠিক আছে, 2400 টাকা বলছে একটা গরু এবং ঘোড়া, কাউ প্লাস হর্স। ওকে, এবার বলছে ঘোড়ার মূল্য যদি 30% বেড়ে যায়, ঘোড়ার মূল্য বলছে 30% আমি বাড়িয়ে দিলাম
আর গরুর মূল্য বলছে 40% আমি বাড়িয়ে দিলাম, এবং এতে কি হলো টোটাল দামটা কি হলো 2400 থেকে বেড়ে হয়ে গেল 3200। ताले बोलचे घोड़ार मूल्य गरुर मूल्य कत गुण। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एक काव है और एक घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स, दोनों का जो कुल मिला के जो प्राइस है वो है आपका 2400, और अब हॉर्स का प्राइस में 30% इजाफा हुआ है और जो काव है काव का प्राइस में 40% इजाफा हुआ है। ये होने के चलते कुल मिला के जो प्राइस है वो 2400 से बढ़ के हो गया 3200। अब बोल रहा है आपको कि जो घोड़ा है हॉर्स का मूल्य जो है वो काउ का जो प्राइस है उसका कितना टाइम्स है, यही ये सवाल है, कितना गुना है। तो एक चीज देखिए, मिक्सचर एलिगेशन से आप लोग करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि 2400 जो था 2400 कुल मिला के कितना बढ़ गया 3200 बढ़ गया, मतलब 800 इंक्रीज हुआ है। कितना में हुआ है 800 इंक्रीज हुआ है 2400 में, राइट, मतलब ये 1/3 होता है, और 1/3 का इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होता है 33.33%, राइट, ये हम सबको पता है। अच्छा, अब देखिए तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हॉर्स हो गया और एक काव हो गया। हॉर्स का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ था 30%, और जो काव का प्राइस था वो इंक्रीज हुआ था 40%, और दोनों को जब मिलाया गया है तो इसका कुल मिला के इंक्रीज हुआ है 33.33%। अब मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 33.33 से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.33%, और 40 से 33.33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको कितना आ जाएगा 6.67%, राइट। तो इसका रेशियो में आप लोग देख लीजिए, इसका रेशियो क्या आ रहा है 2:1, राइट। तो यहाँ पर बोला है कि जो हॉर्स का जो वैल्यू था वो कितना गुना होगा काऊ का वैल्यू से, तो यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है 2:1, मतलब 2 गुना था काऊ का जो भी प्राइस था उसका सीधा 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 गुण बा 2 गुना, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल বলছে এ 800 টাকা কিছু দিনের জন্য এবং বি 1000 টাকা 9 মাসের জন্য কোনো ব্যবসায় খাটালো, এ এবং বি এর লাভ সমান হলে এর টাকা কদিন ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। बोला जा रहा है कि ए और बी, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का मैथ है। इन्वेस्ट का मैथ में आप लोग को समझना होगा कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट और टाइम, ये दोनों का प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ए यहाँ पर बोला है 1800 रुपया दिया है, 1800 টাকা দিয়েছে কিছু দিনের জন্য, টাইমটা আমি জানি না, से एक्स, और बी क्या किया है, बी 1000 दिया है और वो 9 महीना के लिए दिया है। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी एर लाभ समान, मतलब ए और बी का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में शेयर होगा वो तो इक्वल होगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। तो दोनों का रेशियो 1:1 आने का मतलब यही है कि दोनों बराबर है। तो यहाँ सबको आराम से टाइम मिल जाएगा। एक्स आपका जो टाइम है वो क्या होगा, आप 1000 × 9 को 1800 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 200 आ गया, 200 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब आपका आंसर आ गया बी, मतलब 5 मंथ और 5 महीना बा 5 मास, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, एक सीरीज दिए जेटा बड़ो थेके छोटो तुम्हें साजाते हवे। एक सीरीज दिया गया है जिसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या तो बड़ा से लेके छोटा के हिसाब से आपको इसको सजाना होगा। तो इस तरह का सीरीज को हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक्स यही है, कोशिश कीजिएगा सबको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, जितना जल्दी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा उतना आसान रहेगा। तो देखिए पहला नंबर क्या है 31/50, इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, डबल कर दीजिए 62/100, इसका मतलब 0.62 डेसिमल में आ गया। नेक्स्ट क्या है 0.49, इसको स्क्वायर रूट करना है तो क्या होगा 0.7 आएगा। नेक्स्ट तो ऑलरेडी डेसिमल में दिया गया है कि 0.629, और चौथा क्या है 0.8, उसका स्क्वायर है, मतलब 8 8 जा 64, 0.64। अभी आपको बड़ा से छोटा करना है तो आपको अंत में सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 0.62, मतलब 31/50। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 31/50 है, राइट, अंत में, मतलब ऑप्शन सी। कोई सबको सजाने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसका अंत में 31/50 है, तो अपना आंसर की हवे सी, राइट।
क्योंकि इसका शेषे क्या আছে 31/50 আছে বা अंत में 31/50 है। तो यही आपका सबसे सही आंसर होगा, जो बड़ा से छोटा आपने इसको सजाया गया है বা डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन কি বলছে, বলছে এক ব্যক্তি দুগ্ধ ক্রয় করে তাতে কিছু জল মিশিয়েছে এবং যদি ওই মিশ্রিত দুগ্ধ ক্রয় মূল্য কস্ট প্রাইস আর বিক্রয় মূল্য সেলিং প্রাইস সেম রেখে দেয় তাহলে 20% লাভ হয়, তবে প্রতি লিটার মিশ্রিত দুগ্ধ কত জল ছিল। बोला जा रहा है एक मिल्कमैन है, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन हम लोग इसको बोलते हैं, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो उसका जो प्योर जो मिल्क था उस मिल्क में कुछ वाटर मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी बढ़ गया मिक्सचर का। अब क्या किया है उसने, मिल्क जो खरीदने में उसको जो पैसा लगा था, जो जिस प्राइस में उसने मिल्क को खरीदे थे कॉस्ट प्राइस, उसी प्राइस में उसने बेच दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। तो अक्सर देखा गया है कोई भी बिजनेस में जिस प्राइस में आप कोई भी सामान को खरीदते हैं उसी प्राइस में बेच देते हैं तो आपको तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर जीरो होगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लेकिन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस में बेचने के बाद भी आपको क्या हो रहा है 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने मिल्क के साथ अपने वाटर को मिक्स कर दिया है, राइट। और वाटर तो आप कोई बिस्लरी का तो खरीदे नहीं है, आप फ्री मुफ्त में जो पानी मिलता है कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का वही लिए है, राइट। तो इसमें आपको प्रॉफिट हो गया है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20% मतलब होता है 1/5। हमेशा बोलता हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखिए। 20% मतलब 20/100 विच इज 1/5। तो ये जो 5 यूनिट में जो 1 यूनिट आपका प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट क्यों हुआ, ये पानी के चलते हुआ, राइट। क्योंकि आप मिल्क के बदले पानी दे दिया है मिल्क बोल के, राइट। तो आपको यही यहाँ पर पूछा था कि प्रति लिटर मिश्रित दूधे कतो जल छिलो, मतलब जो मिक्सचर था, मिक्सचर में पानी कितना था, हर 5 यूनिट में आपको 1 लीटर क्या था, पानी था। तो 1/5 सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। বলছে একটি জিনিসের বিক্রয় মূল্যে 10% তার ক্রয় মূল্যে 12% এর সমান। खूब ভালো কথা। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक सामान है, ठीक है, जिसका तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस का 10% आप ले लीजिएगा तो ये आपका 12% ऑफ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सीपी का समान होगा। ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर दोबारा बोल रहा है कि বিক্রয় মূল্যর 60% ক্রয় মূল্যের 80% থেকে 6 रुपीस ज़्यादा है, मतलब एसपी का आपने 16% ले लीजिएगा तो ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 18% ऑफ सीपी, और कितना ज़्यादा होगा, 6 रुपीज़ होगा। ये हो गया आपका 2 इक्वेशन। तो एक तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, दोनों से एसपी और सीपी को आप एक्स और वाई मान लीजिए, आपको 2 इक्वेशन आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अक्सर हम बोलते हैं कि ऑप्शन देखा कीजिए क्वेश्चन को, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, मैथ में जो कंडीशन दिया जाता है उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एसपी का 10%, ठीक है। तो अब एसपी का पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, 800 है और 700 है। 800 का एसपी बोला गया है तो 800 का 10% एसटी होगा, है कि नहीं। और 70 का क्या बोल रहा है, 12%। 70 का 12% क्या होगा, 7 12 या 84। ये दोनों तो बराबर हो नहीं रहा है तो ऑप्शन 1 होगा नहीं। अब दोबारा आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 600 का 10% आपका 60 होता है, और 500 का 12%, 5 12 या कितना 60 होता है। तो ये देखिए आपको उत्तर आ गया, क्योंकि आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आपको क्यों इक्वेशन बनाना है, राइट। जितना कम समय में आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जितना समय मांगता है उतना ही दीजिए। यहाँ पर कंडीशन बोला है कि एसपी और सीपी ऐसा होना चाहिए जाकि एसपी का 10% सीपी का 12% बराबर हो। तो ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल। तो 600 जो था, 600 का 10% मेरा कितना होगा, 60 होगा। और क्या बोला जा रहा है, और बोल रहा है जो सीपी है, सीपी का क्या बोल रहा है कि सीपी था मेरा 500, तो 500 का 12% मेरा क्या होगा, 5 12 या 60। देखिए बराबर हो गया। तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल गया है कि ऑप्शन बी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। কোনো স্থানে পৌঁছাতে গেলে কোনো এক ব্যক্তির ঘন্টায় 4 কিলোমিটার বেগে 10 মিনিট বিলম্বে পৌঁছান, মানে 10 মিনিট তার লেট হয়। কোনো একটা ডিস্টেন্স আছে, ভালো করে বুঝে নাও, সেটা যদি সে 4 কিলোমিটার বেগে যায় তাহলে 10 মিনিট তার লেট হয়, এবং 5 কিলোমিটার বেগে গেলে তার 5 মিনিট আগে পৌঁছে যায়, তাহলে কত দূর যে তাকে
যেতে হবে, তাকে ডিস্টেন্সটা জানতে চেয়েছে। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मुझे पता नहीं है, मान लेता हूँ डी है। इसको जब उसने 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है तो उसको जो भी टाइम लगता है उसमें 10 मिनट लेट होता है। मैं माइनस करके लिख रहा हूँ क्योंकि लेट होता है, 10 मिनट उसको लेट होता है, टाइम से भी 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है, राइट। चलिए इसको प्लस कर देता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जब उस स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसको 5 मिनट पहले पहुंच जाता है फर्स्ट, तो -5 मिनट। तो आप बोलिए पहले 10 मिनट ज़्यादा लग रहा था, अब 5 मिनट कम लग रहा है, तो दोनों में टाइम का अंतर क्या होगा, 15 मिनट का अंतर है, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर टाइम स्पीड बढ़ा देगा 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट का उसका फर्क है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये स्पीड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, मतलब स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका ऑपोजिट होगा टाइम का रेशियो, राइट। जब आपका डिस्टेंस जो है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या बोला है, पहले 4 था अब 5 है, तो टाइम क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा अभी 5 और बाद में 4, ये सर नो। अब देखिए ये जो गैप है 1 यूनिट का गैप है, ठीक है नहीं, तो यही 1 यूनिट गैप मैथ में कितने का बराबर है, 15 मिनट के बराबर है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि पहले 10 मिनट लेट होता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो कुल मिला के टाइम का जो फर्क होगा स्पीड बढ़ाने से 4 से 5, 15 मिनट। और यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है 5:4, ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, ये आपका टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि मैंने बोला रिवर्स होता है, जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका ऑपोजिट होगा टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो रेशियो में जो 1 यूनिट है वही 1 यूनिट 15 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पर 4 यूनिट जो है 4 कितने का बराबर होगा, 4 × 15 मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, है कि नहीं। तो 1 आवर में 5 किलोमीटर जिसका स्पीड होगा वो 1 आवर में कितना जाएगा, 5 × 1 दैट इज 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस होगा बी, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का मैथ आएगा आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को स्पीड से टाइम का रेशियो निकालना है या टाइम से स्पीड का रेशियो निकालना होगा, जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एक रीजनिंग का सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक टीम वर्क, एक लिखा हुआ है टीम वर्क, राइट, हम लोग लिख लेते हैं टीम वर्क। अब टीम वर्क को जब लिखा गया है तो इसको लिखा गया है NBFU, अच्छे से समझिएगा, NBFU JQNV, ठीक है। और साम जो लिखा था, साम को लिखा गया है PTDL, तो आपको निकालना है पर्सन क्या होगा, पर्सन क्या होगा। तो देखिए मैंने हमेशा बोलता हूं कि इस तरह का रीजनिंग में हमेशा A से लेके Z तक न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, 1 से लेके 26 तक, A1 B2 C3 लाइक दैट। तो देखिए T जो होता है, आप एक चीज इसको हमेशा देखिए, TEAMNBFU, आप सबसे पहले A ढूंढिए कौन किसका नजदीक आता है। आप देखिए N जो है, N M का नजदीक होता है, M के बाद N आता है, M आपका 13 होता है तो N 14 होता है। और U जो है ये T का नजदीक आता है, क्योंकि T के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर होता है U। अब देखिए यहाँ पर जो A है, A का नेक्स्ट कैरेक्टर B है और E का नेक्स्ट कैरेक्टर F है, मतलब ये पूरा पहला 4 कैरेक्टर जो है ये रिवर्स हो गया है, राइट। और रिवर्स होने के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को लिखा गया है। अब वर्क को देखता हूं कौन किसके नजदीक है, हाँ W का नजदीक तो V है, ये सर नो, लेकिन यहाँ पर क्या है, पिछला कैरेक्टर है -1, W का एक कैरेक्टर पीछे का कैरेक्टर V होता है। और K जो है, K मतलब 11, J 10, तो यहाँ पर भी देखिए रिवर्स हुआ है, लेकिन एक कैरेक्टर रिवर्स हुआ है, तुमको समझ में आ गया कि आधा आधा करके बांटा गया है, पहला आधा नेक्स्ट कैरेक्टर लिया गया है और नेक्स्ट आधा पिछले वाला कैरेक्टर लिया गया है। इसी हिसाब से देखिए साम का SO और ME, देखिए यहाँ पर O P हो गया है और S T हो गया है, E D हो गया है और M L हो गया है। तो मुझे पर्सन को भी आधा आधा बटना होगा, तो R के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, S होगा, राइट।
ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, पी के बाद क्या होगा, क्यू होगा, एस एफ क्यू। तो एस एफ क्यू देखिए ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। तो मुझे नेक्स्ट 3 कैरेक्टर देखना है। एन, एन के बाद क्या होगा, आप बोलिए, यहाँ पर -1 होता है राइट, तो एन के पहले एम आता है, तो मेरा एम आएगा, तो एम से तो एक ही है, सी, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। सी मतलब एस एफ क्यू एम एन आर, यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए फिर से एक रीजनिंग है, एक चीज बोल देता हूं, इस तरह का रीजनिंग में आप सबसे पहले देखिएगा कहाँ बड़ा नंबर है और कहाँ छोटा नंबर है, कोথায় बड़ो नंबर আছে और कोথায় छोटो नंबर আছে। देखो 25, 17 और 6, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बड़ा नंबर जो है, छोटा नंबर जो है, इसके बीच में कोई रिश्ता होगा। तो रिश्ता किस तरह का आ सकता है, रिश्ता आ सकता है जो बड़ा नंबर जो है, सब बड़ा नंबर को पहले ऐड करके उसके बाद स्क्वायर रूट कर सकते हैं, फिर या तो मान लीजिए जो डिजिट आएगा, डिजिट को सम ऑफ डिजिट करके 6 बना सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा तरीका है। या तो जो भी सम आएगा, सम को कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करना होगा, जो हर फिगर में वही कांस्टेंट रहेगा। इस तरह का तरह का होगा, आपको मैथ देख के समझना है। तो यहाँ पर देखिए 25 + 17 करेंगे तो 42 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट करेंगे तब भी 6 आएगा, या तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 6 आएगा। चलिए 2 तरीका से हो सकता है, आगे देख लेते हैं कौन सा तरीका अप्रूव्ड होगा। नेक्स्ट है 38 + 18, तो 38 + 18 आपका कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 8 है, 8 मतलब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तब 8 आएगा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये सम ऑफ डिजिट का खेल नहीं है, ये हर समेशन को, हर एडिशन को डिवाइड बाय 7 कर रहा है राइट। तो यहाँ पर भी 89 और 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 89 + 16 करेंगे तो 105 आ जाएगा, 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि कोनो एक स्थाने 5 मीटर अंतर कमान दागा होच्छिलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा तरीका से समझिएगा, मैं पहले बंगाली में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलूंगा। বলছে কোনো একটা স্থানে 5 মিনিট অন্তর কামান দাগা হচ্ছে, মানে আমি একটা দাগিয়ে নিচ্ছি, ধরে নিচ্ছি এইখানে কামান দাগা হচ্ছে রাইট। প্রথমে একটা কামান দাগা হলো, তার 5 মিনিট পরে আবার একটা কামান দাগা হলো। আর উল্টো দিকে কি বলছে, একটা ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, ট্রেনে কেউ একজন বসে আছে। তো সে ধরে নাও, সে কি বলছে, ট্রেনটা যখন এদিকে অ্যাপ্রোচ করছে তখন 4.49 সেকেন্ডে শুনতে পাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে বলছে যে শব্দের গতিবেগ দেওয়া আছে, ট্রেনের গতিবেগ বের করো। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि एक कमान दागने के 5 मिनट बाद, 5 मिनट के इंटरवल में दूसरा कमान दागा गया है, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कमान के और अप्रोच कर रहा था, बढ़ रहा था, वो 4 मिनट 49 सेकंड में एक कमान सुनने के बाद दूसरा कमान को सुना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। ट्रेन का स्पीड, साउंड का स्पीड आपको दे दिया है 1156 फुट पर सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको पहले समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन यहाँ पर रुका हुआ है, ट्रेन यहाँ पर रुका हुआ होता तो एक कमान दागने के बाद उसको कमान तो नहीं आएगा, उसका साउंड आएगा यहाँ पर राइट। साउंड ट्रेवल करता है, जो साउंड जब सुनाई देगा, पहला कमान का जो साउंड सुनाई देगा, उसका ऑब्वियसली नेक्स्ट कमान का साउंड उसको 5 मिनट बाद ही सुनाई देना चाहिए। ट्रेन तो यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेन जो है, ट्रेन इधर आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के चलते 5 मिनट के जगह उसने 4 मिनट 49 सेकंड में सुना, लेकिन कमान तो 5 मिनट अंतर अंतर ही दाग रहा था राइट। तो ये जो 11 सेकंड जो कम लगा, क्यों कम लगा, क्योंकि ये 11 सेकंड साउंड इधर से पहुंच गया, इधर 4 मिनट 49 सेकंड तक आपने आने के बाद ही सुन लिया, क्योंकि बाकी 11 सेकंड साउंड इधर ट्रेवल कर चुका, तो आपको सुनाई दे दिया राइट। तो मैं फिर से वही सवाल बोल रहा हूं कि जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है राइट, तो जो भी टाइम का रेशियो होगा क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा स्पीड का रेशियो। ये सर नो, ठीक है।
तो आप देखिए, आपको मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ कि टाइम साउंड कितना पहुंचा, ये आपका साउंड हो गया, ये आपका ट्रेन हो गया। तो साउंड कितना सेकंड ट्रेवल किया डिस्टेंस आने में, 11 सेकंड, और ट्रेन कितना सेकंड तक ट्रेवल किया, दैट इज 4 मिनट एंड 49 सेकंड। तो 4 इंटू 60, राइट, ये हो गया आपका 240 सेकंड प्लस 49 सेकंड, दैट इज 289 सेकंड। तो ट्रेन आपका 289 सेकंड तक ट्रेवल किया। तो जो रेशियो टाइम का है उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा डिस्टेंस का रेशियो, राइट। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस मतलब स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या बोल सकता हूँ, 289 साउंड का और 11 आपका टाइम का, ट्रेन का, राइट। अब ये जो साउंड का जो रेशियो 289 आया है, यही 289 मैथ में कितना दे दिया है, 1156 फुट दे दिया है, राइट। अब देखिए 289 1156 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, राइट। 4 9 जा 36 का 6, 3 32 प्लस 3 35 का 5 और 3 8 प्लस 3 11। तो 1 यूनिट आपका 4 फीट के बराबर हो गया। तो आपको ट्रेन कितना टाइम ट्रेवल किया है, दैट इज 11, राइट। तो 11 यूनिट जो है, 11 जो आपका जो स्पीड है 11 यूनिट, तो 1 यूनिट 4 फीट का बराबर है, तो 11 यूनिट कितना होगा, 11 इंटू 4 दैट इज 44 फीट, राइट। यही इस सवाल का उत्तर है कि ये जो स्पीड है ट्रेन का, जो स्पीड है वो कितना है, वो है आपका 44 फीट। मैं दोबारा इसको समझाने का कोशिश करता हूं कि देखिए 5 मिनट के बदले में 4 मिनट 49 सेकेंड इसको क्यों लगा, क्योंकि ट्रेन उतना मिनट तक आगे बढ़ गया है। तो जब इतना मिनट तक उसने बढ़ गया है, लेकिन एक कमान से दूसरा कमान के बीच में गैप तो 5 मिनट का था, तो बाकी जो मिनट है वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम को कमान साउंड पहुंच गया इधर, साउंड यहाँ पर नहीं पहुंचता तो पूरा 5 मिनट लगता है कि नहीं। तो ये जो टाइम का जो रेशियो हुआ, टाइम कितना ट्रेवल किया, साउंड ट्रेवल किया आपका 11 सेकंड और ट्रेन ट्रेवल किया 289 सेकंड। तो टाइम जितना लगेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका स्पीड का रेशियो होगा, दैट इज 289 साउंड का और ट्रेन का 11। और यही 289 मैथ में दिया गया है 1156। तो इसको कंपेयर कीजिए, 1 यूनिट 4 फीट के बराबर होता है, तो जो 11 यूनिट जो है ट्रेन का स्पीड, तो 11 इंटू 4 क्या होगा, 44, ठीक है। तो 44 इस सवाल के उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, बोल रहे A:B 2:3 है। बहुत अच्छा सवाल है, जो स्टूडेंट मैथ में किए थे वो भी कुछ यहाँ पर आप किया है, तो वही PDF हमने उठाए हैं, इसको इग्नोर कीजिए। बोल रहे A जो है A:B कुछ दिया गया है, ओके, सक्सेसिव है, फिर C भी है, D भी है। तो A:B क्या दिया गया है, 2:3, ओके। B:C क्या दिया गया है, 4:5 और C:D दिया गया है 6:7। इस तरह का मैथ आप लोगों को कैसे करना है, देखिए बाकी जो भी नहीं दिया गया है उसमें ब्लैंक क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, और उसको भरते रहिए। कैसे भरना है वही यहाँ पर सीखना है। तो देखिए जो नंबर है उसके बाद जो भी ब्लैंक होगा वही नंबर कॉपी करना है। जैसे 3 के बाद ब्लैंक है तो यहाँ पर आराम से 3 बैठा दीजिए, 5 के बाद ब्लैंक है तो 5 बैठा दीजिए, 4 के आगे ब्लैंक है तो 4 बैठा दीजिए, 6 के आगे ब्लैंक है तो 6 बैठा दीजिए, बस बात खत्म। अब आपको क्या निकालना है, चारों निकालना है नहीं, आपको सिर्फ A और D निकालना है। तो जब A और D निकालना है तो B और C को क्या काम है, B और C छोड़ दीजिए। A और D के बीच में कुछ काटाकुटी होगा तो काट दीजिए, मैथ जल्दी होगा। जैसे आप 3 काट सकते हैं, यहाँ से 3 काट दीजिएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16 इधर आ गया और इधर आपका 35 आ गया। तो A:D आपका आंसर क्या होगा, 16:35। मतलब देखिए स्टूडेंट गलत किया है, A किया है, A नहीं होगा, आपका आंसर आएगा C, ठीक है, C आपका इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते, क्या बोला है, 6% হারে 900 টাকা কত বছরের সুদ 5% হারে 540 টাকার 8 বছরের সুদের সমান। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से स्टूडेंट, यही मैं गलती स्टूडेंट लोग करता है कि कैलकुलेट बहुत कर लेता है 9-10 के तौर पे। आपको ट्रिक समझना है, आपको बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है कि देखिए ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए।
तो आपको 900 प्रिंसिपल तो पता है, बोल रहा है 900 का 6% रेट में कितना टाइम चाहिए ताकि सेम इंटरेस्ट मिले जो 5% रेट में आपको 540 का होता है 8 साल में। तो आप पहले बोलिए 8 साल में 5% रेट आएगा तो कुल मिला के एसआई कितना होगा। देखिए कैसे समझाता हूं मैं, देखिए कुल मिला के आपको आएगा 40%, यस और नो। तो 40% मतलब 10%, 540 का 10% कितना होता है 54, तो 40% क्या होगा 54 इंटू 4, यही आपका कुल मिला के आपको इंटरेस्ट पाना होगा। तो कितना टाइम चाहिए, अब बोलिए 6% में 900 का 6% कितना होता है, देखिए 54 आ गया। अब बोलिए 54 इंटू टी, 54 इंटू 4, तो क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जा रहा है टाइम आपका कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, ये सर नो राइट। तो यहाँ पर क्लियरली अब देखिए कितना काटाकुटी कर दिया है स्टूडेंट ने, जरूरत नहीं था, ठीक है। रेट भी निकालने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्वलाइज करना है दोनों तार पे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 साल या 4 बछर अपना लगवे, तो 75 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 4 इयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहे हैं कि ছাত্রদের একটা শাড়িতে সুমিত বাদিক থেকে 16তম স্থানে আছে আর বিপুল ডান দিক থেকে 18তম স্থানে আছে। চলো দেখা যাক ম্যাথটা করি। একটা শাড়ি আছে, তো সেখানে সুমিত দাঁড়িয়ে আছে 16তম স্থানে, ওকে। 16th পজিশনে কে আছে, সুমিত দাঁড়িয়ে আছে। আর ডান দিক থেকে 18তম স্থানে কে দাঁড়িয়ে আছে, বিপুল। কি বলছে যে स्टूडेंट लोग का एक सीरीज है, उसमें लेफ्ट साइड से मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो लेफ्ट साइड से सुमित जो है वो 16 पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, और राइट साइड से 18 पोजीशन में विपुल खड़ा है। अब क्या बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति आया अमन, जो सुमित के डान दिके एकादश स्थाने, मतलब सुमित से काउंट करूं तो 11th पोजीशन में बैठा है। कौन बैठा है, अमन, बहुत अच्छा से समझिएगा। और यही अमन जब विपुल से कंपेयर करूं, विपुल से जब कंपेयर करूं तो यही पोजीशन विपुल से कितना हो जाएगा, 3rd पोजीशन हो जाएगा। अब आपको समझना है कि कुल मिला के कितना आदमी है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है जब इस तरह का रिलेटिव कंपैरिजन हो। अब एक सवाल इस एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए ए बी सी डी, मैं आपको बोलूं डी का पोजीशन रिस्पेक्ट टू ए से डी कहाँ है, आप बोलिएगा ए का 3rd राइट, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा कि डी जो है ए का 3rd राइट में है। चलिए अब बोलूं मैं बी से कहाँ है, तो आप बोलिएगा बी का 2nd राइट है, राइट, 1 2, बी से कहाँ 2nd में, ए से कहाँ 3rd में, राइट 2nd में है। तो अब बोलूं ए से 3rd पोजीशन में जो व्यक्ति है वही व्यक्ति बी से 2nd पोजीशन में है, तो ए और बी के बीच में गैप कितना है, आपको देखना होगा 3 - 2 1 1 - 1 दैट इज 0, मतलब जो भी गैप आएगा उससे एक कम कर देना होगा, क्योंकि देखिए ए और बी के बीच में तो कोई गैप नहीं है, क्योंकि बी एक खुद एक पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है ए के तौर से, ए के हिसाब से, इसीलिए जो भी पोजीशन कंपैरिजन होगा उससे एक लेस होगा बीच में निकालने के लिए। अब वही एग्जांपल यहां पर है कि जो सुमित है, सुमित से अमन जो है वो 11th पोजीशन में है राइट साइड में, और जो विपुल जो है, विपुल से अमन कितना पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में है। अब मैं आपको पूछूं सुमित और विपुल के बीच में गैप कितना आदमी है, आप बोलेंगे 11 - 3 8, 8 - 1 7। समझ में आ गया, तो आपको मैथ खत्म हो गया, क्योंकि सुमित तक लेफ्ट साइड से कितना था, सुमित से लेफ्ट साइड तक 16 था, विपुल तक कितना था 18 था, और बीच में कितना आदमी है, स्टूडेंट है 7। कुल मिला के तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 41 स्टूडेंट। तो 41 इस सवाल का उत्तर है। जो स्टूडेंट किया था उसने नहीं कर पाया, कोशिश किया था शायद, ठीक है। आपको इस तरह से समझना होगा, जब भी कोई एक व्यक्ति का कंपैरिजन दोनों आदमी से हो तो उस दोनों आदमी के बीच में गैप कितना होगा, जो भी पोजीशन का डिफरेंस है उससे 1 लेस, ये आपको समझना है। तो अब बीच का आदमी आप निकाल लिए 7, तो बस समझ में आ गया। 16 पोजीशन में सुमित है, 18 पोजीशन में विपुल है लेफ्ट साइड से, और बीच में 7, तो 16 + 7 + 18, यही आपका कुल मिला के स्टूडेंट होगा 41। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए।
और ये वीडियो देखने के साथ साथ आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको 2013 का वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे 2013 से लेके 2013 फिर 15, 16, 18 और 2019 है 19 का मेन और प्री दोनों का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ताकि हम लोग को एक आइडिया आ जाए कि वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एसआई जो एग्जाम हो रहा है या जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ का क्वालिटी क्या है, और उस सारा सवाल को हम लोग ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि सिमिलर मैथ आ जाए। सिमिलर मैथ आएगा तो उसको हम लोग कर पाए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, ए और बी দুজন মিলে একটা কাজ, ওকে, এ প্লাস বি দুজন মিলে একটা কাজ কদিনে করে, 15 দিনে করে, और ए एका একটা কাজ 18 দিনে করে। बोलছে ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में कोई काम करता है और ए अकेला 18 दिन में काम करता है, तो आपको निकालना है कि बी कितना काम करेगा। तो इस तरह का मत पहले भी हुआ है, आपको टोटल वर्क आपको निकालना होगा जो होता है ये दोनों का एलसीएम। तो 15 और 18 का एलसीएम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 90। आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए कि 15 दिन में 90 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6, 6 15 90 होता है। और 18 दिन में 90 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। तो आप देखिए ए और बी मिलके 6 यूनिट काम करता है पर डे, और ए अकेला 5 यूनिट काम करता है। तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 1 यूनिट पर डे। तो 1 यूनिट पर डे करेगा तो 90 यूनिट करने में उसको 90 दिन ना लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 90। यही सवाल का उत्तर है। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।